हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग की स्टडीज कैसे चल रही है? तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे और यार मैं भी जान चुका हूं कि यार आप लोगों के जो मिड टर्म एग्जाम्स है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो जिस दिन आप लोग को मिल रहा होगा शायद उसके अगले दिन से ही या फिर विद इन 4 to 5 डेज के अंदर आप लोग के एग्जाम्स यानी मिड टर्म एग्जाम जो दिवाली के पहले होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, ये स्टार्ट हो रहे होंगे। काफी सारे बच्चों का मुझे मैसेजेस आए, काफी सारे बच्चों के मुझे टैग्स आए यानी मेंशन जो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे वो आए। तो मैंने उसमें से देखा तो बच्चे थोड़े से घबराए हुए। तो यार मैंने आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो तैयार किया है। आज का जो वीडियो है ये कुछ ऐसा वीडियो है जो आपको कॉन्फिडेंस से भरपूर कर देगा। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अपनी तरफ से देने वाला हूं कि कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आप बेटर निकाल सकते हो, अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर सकते हो। ये सभी चीज आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, लेकिन एंड तक देखना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने की टिप्स हो, चाहे वो आपको पढ़ाई करने की टिप्स हो, सभी चीज इस वीडियो में कॉमनली बना रहा हूं और हर बच्चे के लिए बना रहा हूं। यहां पे आप देखोगे तो कोई स्टैंडर्ड मैंने मेंशन नहीं किया है। हर एक बच्चे के लिए ये एक कॉमन वीडियो होने वाला है। 6 से लेकर 12 तक का बच्चा ये वीडियो देख सकता है, बिल्कुल उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर समझ लो ये वीडियो आप लोग के लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल साबित होगा, थोड़ा भी आपको अच्छा लगेगा ना, तो प्लीज यार आप हमारी हेल्प कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस वीडियो। जितना हो सके शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और उनका पेपर शायद अच्छा जाए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि आज का जो वीडियो है ये है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स। यानी कि आप लोग के एग्जाम बहुत जल्दी यानी 2-4 दिनों के अंदर स्टार्ट हो रहे होंगे। आप लोग की स्टडीज भी लगभग चल रही होगी और जोरों शोरों से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है? तो सबसे पहले ये जो वीडियो है, जैसे मैंने बोला, इट इज कॉमन फॉर ऑल स्टैंडर्ड। और आपका सबसे पहला काम, आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये मिड टर्म एग्जाम्स है, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो चैप्टर्स आ चुके हैं वो वाला, प्लस साथ ही में कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर्स, ये दोनों मिला के आते हैं। कुछ स्कूल्स में तो ऐसे ही होते हैं, कुछ स्कूल्स में ऐसे होते हैं जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ऑलरेडी आ चुका था वो चैप्टर्स नहीं आते हैं, बल्कि उसके आगे के चैप्टर्स आते हैं। तो जो भी चैप्टर्स आपको आने वाले, मुझे नहीं पता क्योंकि हर एक स्कूल का अलग होता है। मैं किसी बच्चे को पूछता हूं तो वो बोलता है कि सर मेरे को ये 1 2 3 4 5 चैप्टर्स लाइन से आ रहे हैं। किसी को पूछता हूं वही स्टैंडर्ड का 9th का अगर मैं पूछूं तो वही बोलता है कि सर हमें फर्स्ट सेकंड फिर 5th 6th आ रहा है। कोई बोलता है कि सर मुझे 9 10th आ रहा है। तो यार सब बच्चों का अलग अलग होता है। इसके लिए मैं कोई एक डिटेल चीज नहीं बता सकता कि यही चैप्टर आपको करके जाना है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ना, क्योंकि हम लोग कोई बोर्ड वाले तो है नहीं। जैसे अगर 10th का होता तो 10th का मैं सीधा बोल सकता हूं कि 10th के बच्चे आपका आधा सिलेबस आने वाला है या फिर जो भी आने वाला है, और बोर्ड एग्जाम में तो पूरा पूरा आता है। तो चलो बोर्ड की बात नहीं कर रहे, लेकिन मिड टर्म एग्जाम्स हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे, चाहे आप छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है कि यार आप फाइनल एग्जाम में अच्छा कर पाओ। और मेन तो आपका फाइनल एग्जाम ही होता है। यहां पे भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर आप लास्ट बॉल पे चौका मार दोगे तो आप मैच जीत जाओगे, और यही हमें करना है दोस्तों। पर ये मिड टर्म एग्जाम्स को हम लाइटली नहीं ले सकते। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मान लो जो भी चैप्टर्स आने वाले आपको, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने भी हो, हर एक को डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। और उसके लिए आपको जरूरत पड़े तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी भी कैसी बनानी है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ध्यान से देखना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है वो भी कंसेप्ट पढ़ के, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो जो हमने बनाए हुए ऑलरेडी। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग को हेल्प करने के लिए हमने बहुत सारी चीज की आपके लिए। तो पूरा पूरा एंटायर सिलेबस यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है, ऑल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वाइज लेक्चर वाइज वीडियोस अवेलेबल ऑन आवर चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आप जो भी बच्चे हो, मान लो आपको रिवाइज करना है, फटाफट वो चैप्टर के वीडियोस उठाओ, फटाफट 1.5 स्पीड पे देखो, आपको फटाफट तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, खासकर 7वीं 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए ना, तो हमने आरसीसी निकाला हुआ है। क्या है आरसीसी? रिवीजन क्रैश कोर्स, जो पिछले 10 दिन से चल रहा है। लगभग 10 दिन से हम आरसीसी चला रहे हैं, रोज 1-2 वीडियोस डाल रहे हैं 7th 8th 9th के बच्चों के लिए, साइंस और मैथ्स का रिवीजन कराने के लिए। और उन वीडियो में हम पूरा पूरा क्या कर रहे हैं पता है आपको, 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करा रहे हैं। तो आप लेक्चर्स तो देख ही सकते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बाद आप रिवीजन कोर्स यानी आरसीसी भी देख सकते हो, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। और ये सभी चीज आपको पता ही है, हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब चाहे आप मर्जी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना। मान लो 5 चैप्टर्स आने वाले, 1 2 3 4 5 करके, तो एटलीस्ट अगर आपको 4 चैप्टर्स भी आते रहेंगे तो भी आप आराम से, आपका 50 मार्क्स का पेपर है या फिर मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, आप 90 तक निकाल सकते हो। क्योंकि भले ही एक चैप्टर ना हो पाए, लेकिन जैसे मैंने बोला ट्राई तो करो पूरा कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे, ध्यान देना। तो स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, सबसे पहले आप समझ लो, ये मैं मान के चलता हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपका 23 तारीख को एग्जाम शुरू हो रहा है। ठीक है ना, एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है 23 को कोई पेपर होगा आपका,
फिर समझ लो 24 को छुट्टी है, 25 को होगा, 27 को होगा, 29 को होगा, ठीक है ना, 30 को होगा मान लो, फिर समझ लो आपका 2 तारीख को पेपर होगा, 4 तारीख को पेपर होगा, ऐसे कुछ पेपर्स है, ठीक है, मान लो। मुझे नहीं पता ना टाइम टेबल आप लोग का, मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी कैसी है स्टडी की। तो समझ लो अभी 23 तारीख को आपका पहला पेपर है, अभी आज तारीख जो है 20-21 तारीख होगा, तो मतलब मान लो 1 दिन 2 दिन बचा हुआ है। तो आपको सबसे पहले 23 का जो भी पेपर रहेगा, मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, तो उसकी तैयारी सबसे पहले कर लेनी है, क्योंकि आपके पास वैसे भी दिन नहीं बचा। लेकिन जब भी बीच में कोई गैप आ रहा है ना, बीच में कोई भी गैप आ रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो पेपर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, ठीक है, तो जो भी ये गैप आ रहा है, मान लो 23 के बाद 24 का गैप है, ये गैप है आपका, क्या है ये आपका गैप है। तो इस गैप में आप यूटिलाइज करना है बाकी सब्जेक्ट को। समझ लो कि अगला पेपर आपका हिंदी है, अगला पेपर हिंदी है और उसके लिए 1 दिन छुट्टी है। तो क्या हिंदी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 1 दिन चाहिए क्या? नहीं ना, आपको आधा दिन भी चलेगा। तो मान लो कि आपका ये जो 1 दिन छुट्टी था 24 तारीख वाला, उस 24 तारीख वाले में आप 1/2 + 1/2 करो, यानी आधा दिन आप ऐसे सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो आपको नहीं आता। समझ लो कि मान लो कि 29 के बाद 30 कंटिन्यूअस है, मैथ्स है, समझ लो यहां पे आपका मैथ्स का पेपर है, तो 29 के बाद 30 है, यानी कि आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कोई एक भी दिन छुट्टी मिला ही नहीं है। तो आप अपने टाइम टेबल को देखो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे एक भी दिन पढ़ने को छुट्टी नहीं मिला, तो उस छुट्टी वाले दिन में आप ऐसे सब्जेक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हो जो आपको कम आपने पढ़ा हुआ है या फिर आपको उसके लिए छुट्टी नहीं मिल रहा है। तो समझ लो मैथ्स को पढ़ने के लिए ज्यादा दिन चाहिए था, लेकिन बेचारे ने छुट्टी दिया ही नहीं है, स्कूल वाले ने छुट्टी दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस आधे दिन में क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेगुलर था वो तो पढ़ेंगे जो आने वाला है, लेकिन साथ में ये मैथ सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इसको अगर हम अभी से ही पढ़ के रख ले तो आने वाले टाइम में अगर कम समय भी मिला तो भी हम लोग उसको रिवाइज करके खत्म कर सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जैसे कि आप जानते हैं, तो इंग्लिश के लिए जैसे आपको मैंने बोला है, आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, आपको आपके फिगर ऑफ स्पीच वगैरह के ऊपर ध्यान देना है, आपको आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट खाली हिंदी, इंग्लिश हिंदी नहीं, मैं अगर तीनों की बात करूं, इंग्लिश हिंदी मराठी, ये तीनों जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको पता है सबसे पहले आपको पैसेज आएगा, देखने में मिलेगा, ठीक है। तो पैसेज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, पैसेज के ऊपर भी ध्यान देना है कि आंसर आपको कैसे लिखना है। कई सारे वीडियोस मैंने हेल्प करने के लिए आपको बनाए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, बस आप सर्च कर लो हाउ टू राइट पैसेज, हाउ टू राइट एसे। तो आपको राइटिंग स्किल हो गया, लेटर कैसे लिखना है ये मैंने बताया हुआ है, ग्रामर का आपको कैसे अटेंड करना है, हिंदी इंग्लिश मराठी हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने बना रखा है, ठीक है। खासकर 10th के बच्चे होंगे तो उनको ज्यादा पता होगा, उनके लिए तो पूरा एकदम भर के रखा हुआ है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मान लो कि आपका सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है, आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है। अब साइंस के लिए आपके पास दिन कम है, तो आप इसको पहले से ही पढ़ के रखो यार, जब भी आपको टाइम मिले। एक दिन में, अगले दिन मराठी का पेपर है, मुझे पता है कि यार मराठी में 2 घंटे में पढ़ सकता हूं, तो बाकी का जो 6-7 घंटा है ना, वो साइंस पढ़ने में लगाओ, जितना हो सके साइंस पढ़ो, क्योंकि बाद में साइंस के लिए कम दिन बचा है, तो उसमें आप सिर्फ रिवीजन भी करोगे तो भी आपका काम चल जाए। इस प्रकार से चीजें करना। साइंस, जैसे मैं आपको बोला, साइंस में आपको हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको तो बिल्कुल करके जाना ही, आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाते हैं, आपके फिलअप्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे, ये सब तो छोड़ना ही नहीं है, जितने भी ऑड मैन ऑट हो जाएंगे, रिलेशन बिटवीन हो जाएंगे, डायग्राम्स हो जाएंगे, फ्लो चार्ट्स हो जाएंगे। देखो हर एक चीज नहीं बोलूंगा, लेकिन मुंह से बोल रहा हूं आपको, हर एक चीज नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ऑड मैन आउट, रिलेशन बिटवीन, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, ये सभी चीज को जितना हो सके कर लो। साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपको गिव रीजंस करके जाना है, डेफिनेटली गिव रीजंस आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। गिव रीजंस की बात हो गई या फिर ब्रीफ आंसर की बात हो गई, तो उसको पढ़ो। बड़े बड़े आंसर को कैसे लर्न करोगे, पॉइंट वाइज लर्न करो, बुलेट पॉइंट्स बनाओ कि यार एक बुलेट पॉइंट्स 1 लाइन का हो गया, 2 लाइन का हो गया, 3 लाइन का हो गया, तो आपको लेंथी नहीं लगेगा। सेम वही चीज अप्लाई करना है आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, हिस्ट्री हो गया या फिर हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है आपका, इसमें यूटिलाइज करना है। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट है उसमें यूटिलाइज करना है। तो आप बुलेट पॉइंट्स बना के चलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आंसर आप छोटे छोटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन वो है एक बड़ा आंसर। तो आपके माइंड में आपको ये तकलीफ नहीं होगी कि बहुत बड़ा लेंथी आंसर याद कर रहे हो, तो टुकड़े टुकड़े में आपको याद करना होगा, तभी आपको चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी वाली बात, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको बनाना है, जैसा आपको शेड्यूल बन रहा है उसके हिसाब से आपको बिल्डअप करते जाना है, और जितना हो सके रिवाइज करना है। जैसे मैंने बोला, ट्राई टू रिवाइज इट एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स। अगर मान लो आपका पढ़ के हो गया और एग्जाम अगले दिन ही है, तो लास्ट का जो 4-5 घंटा आपके पास मिला है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो, क्योंकि वैसे भी आपने रिवाइज नहीं किया। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बोला है, अगर कोई बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ ले और रिवीजन नहीं किया उसने लास्ट मोमेंट पे, तो यार कहीं ना कहीं फिर भूल जाएगा, एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाएगा। तो समझ लो आपका आज शाम हो गया और कल सुबह जाके पेपर लिखना है, आपको दोपहर में जाके पेपर लिखना है। तो शाम के बाद कोई नया चीज मत पढ़ो, शाम के बाद सिर्फ और सिर्फ जितना आपने पढ़ लिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ट्राई करो कि एटलीस्ट 1 से 2 बार तो रिवाइज हो जाए हर एक सब्जेक्ट। चाहे मैथ्स हो तो मैथ्स के एग्जांपल्स को भी प्रैक्टिस करना। मैथ्स में गलती मत करना, जो बच्चे गलती करते हैं मैथ्स में, ये क्या है, मैथ जो सब्जेक्ट है ना, इसका नहीं बताया मैंने, मैथ्स में क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बच्चे सिर्फ एग्जांपल्स
वीडियो देखेंगे, एग्जांपल देख लिया कैसे सॉल्व हो रहा है, चले जाएंगे। जब आप वीडियोस देख रहे हो हमारे वीडियोस के साथ 1.5 का स्पीड देखो चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद भी सॉल्व करो। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं तो बच्चे सिर्फ देख के जाते हैं, टेक्स्ट बुक खोलेंगे, बाकी चीज खोलेंगे, सिर्फ देखेंगे, चले जाएंगे एग्जाम में लिखने के लिए, और बाद में पता चलेगा कि यार ये स्टेप कैसे सॉल्व होता है, याद ही नहीं आ रहा है। तो देख के जाओगे तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा और आप खुद सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज आपको फोकस करना है, ठीक है। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मेरी तरफ से है, जो कि है आपको अपने एग्जाम सेंटर यानी कि आपके स्कूल में वक्त के पहले पहुंच जाना। बच्चे लेट आते हैं एग्जाम में, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, आपका पेपर छूट जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो टाइम के पहले पहुंचना, जब भी क्वेश्चन पेपर मिले प्रॉपर तरीके से रीड करो, क्या कोई गलती तो नहीं है, क्या क्वेश्चन नंबर इधर उधर तो नहीं है, और क्वेश्चन चेक कर लेना कि क्या सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे। क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन जब आप आंसर शीट में लिखते हो कोई नंबर से, खासकर मैथ्स 25 का 24 हो गया गलती से, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, प्रॉपर क्वेश्चन उतारना फिर उसको सॉल्व करना। साथ ही में हैंडराइटिंग आपका ट्राई करो गुड हैंडराइटिंग निकालने के लिए। जितना अच्छा हैंडराइटिंग रहेगा उतना अच्छा आपका पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है ना। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है बताऊंगा, और साथ में आपको लास्ट जब होता है, जब आपका लास्ट रहेगा तो आपका मान लो 5 मिनट बचा, एग्जाम खत्म हो गया, 5 मिनट बचा है पेपर सबमिट करने के लिए, तो 5 मिनट में आपको रिवाइज करना है। क्या कि आपने चेक करना है कि आपने कहीं क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं लिख दिया, क्या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया गलती से, क्या आपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो छोड़ के रखा था वो आपने वापस लिखा कि नहीं लिखा। ये सभी चीज आपको वापस से ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा। पेपर प्रेजेंटेशन की फटाफट बात कर लेते हैं। तो समझ लो पेपर प्रेजेंटेशन आपको कैसा करना है। सबसे पहले आप कुछ लाइन खींच सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे एक साइड में लाइन खींच सकते हो ताकि आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखो। एक क्वेश्चन एक पेज पे लिखना, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे लिखना, ताकि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। जब भी कोई भी जब लेंथी आंसर आता है तो जैसे मैंने बोला पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार से लिखोगे तो पेपर दिखने में काफी सुंदर लिखेगा। भले ही सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ जाए, सप्लीमेंट की तो कमी तो नहीं, आपको कोई बोलेगा तो नहीं स्कूल वाले और ये तू कितना सप्लीमेंट लेता है। अगर आपका पेज आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करोगे तो अच्छा लगेगा। समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, आपने लिखा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच के क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो हमेशा एक नेक्स्ट पेज से चालू करना। समझ लो कि आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम कभी भी बॉक्स के अंदर बनाना। जो भी डायग्राम आप बना रहे हो बॉक्स के अंदर बनाना, उसको प्रॉपर लेबल करना, कम से कम 4 लेबल तो होना चाहिए। लेबलिंग करना, उस डायग्राम का नाम क्या है, उस डायग्राम का नाम जो भी है वहां पे आप लिखोगे प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करके। फ्लो चार्ट आप बना रहे हो तो फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाओ कि यार दिखने में काफी सुंदर दिखे, इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है ना, काफी दिखने में सुंदर लगे, इस प्रकार से बना रहे हो। तो अगर आप इस प्रकार की चीजें कर लेते हो, हैंडराइटिंग अच्छा निकालो, ट्राई टू राइट विद अ सिंगल पेन, एक ही पेन लेना, एक ही जैसा, एक ही कंपनी वाला। अगर आप ग्रिफर यूज कर रहे हो ग्रिफर यूज करना, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं तो वो 2 रुपए 3 रुपए वाला आता था यूज एंड थ्रो वाला, वो यूज करता था मैं, तो वो बहुत सिमिलर हैंडराइटिंग निकलती थी। ब्लू पेन यूज करो, ज्यादा बेटर क्वालिटी निकलती है, एक ही जैसा पेन यूज करो। ये सब चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका पेपर दिखने में सुंदर लगेगा। जहां पे आपको यार मतलब वो सोच रहा था कि हाफ मार्क्स काट लूं, लेकिन आपके हैंडराइटिंग और आपके पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से आधा मार्क्स एक्स्ट्रा देके जाएगा। ऐसा पेपर लिखना आप लोग को, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना। और बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। जितना मेहनत करोगे सफलता आपको जरूर से मिलेगी। अब मिड टर्म एग्जाम है दोस्तों, अब फोड़ने की बारी है, और मुझे पूरा 100% यकीन है अपने बच्चों पे कि बच्चे आप लोग मिड टर्म एग्जाम्स में यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में भी फोड़ के आ जाओगे, ये मैं पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, और जितना हो सके मन लगा के पढ़ाई करो। जितना भी समय बचा है वेस्ट मत करना, मन लगा के वीडियोस देखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और ड्रीम बिग, हमेशा ड्रीम बड़ा करना। 90% के ऊपर का एम रखो, एटलीस्ट 85 to 90 आ ही जाएगा, ठीक है। और बड़ा सोच सकते हो, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेरी तरफ से आशीर्वाद आपके लिए है, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो यार, हर एक बच्चे तक आग लगा दो, इस वीडियो को शेयर कर देना, हर एक बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। तो शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को फटाफट क्या करोगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।